नमस्ते। और स्वागत है। देखिए, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी वो एक सफर की तरह होती है। बिल्कुल। और हर सफर के लिए एक नक्शा तो चाहिए ही होता है। परीक्षा की दुनिया में उसी नक्शे को हम सिलेबस या पाठ्यक्रम कहते हैं। सही बात है। आज हमारे हाथ में उत्तर प्रदेश के सबसे अहम जमीनी पदों में से एक लेखपाल की भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम है। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि इसमें कौन कौन से विषय हैं, नहीं, बल्कि इस नक्शे को डिकोड करना है। ये समझना है कि ये दस्तावेज एक भावी लेखपाल से क्या चाहता है। बिल्कुल सही कहा। एक सिलेबस सिर्फ पढ़ने वाले विषयों की लिस्ट थोड़ी होती है। वो तो उस संस्था का एक तरह से विजन डॉक्यूमेंट होता है जो भर्ती कर रही है। विजन डॉक्यूमेंट। हाँ, वो हमें ये बताता है कि आने वाले कल का कर्मचारी कैसा होना चाहिए, उसमें कौन सा ज्ञान और कौन से कौशल होने चाहिए। ये एक तरह से भविष्य के कर्मचारी का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी बनावट पर ही नजर डालते हैं। 100 सवाल हैं, 100 अंक हैं और समय है 120 मिनट। मतलब हर सवाल के लिए 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा। हाँ, और नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर सही जवाब का 1/4 अंक कट जाएगा। और यहीं पर मुझे लगता है पहली परत खुलती है। ये सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है। नहीं, ये स्पीड, एक्यूरेसी और सबसे बढ़कर जजमेंट की परीक्षा है। सोचिए, 120 मिनट में 100 सवाल, मतलब आपको बहुत तेज होना होगा। बिल्कुल। लेकिन वो जो नेगेटिव मार्किंग का कांटा है ना, वो ये कहता है कि तेजी के साथ साथ सावधानी भी बरतनी होगी। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल है। मनोवैज्ञानिक खेल? हाँ। कैसे? आपको ये भी जानना होगा कि कौन सा सवाल छोड़ देना है। कभी कभी एक सवाल को छोड़ने का फैसला उसे गलत करने के फैसले से ज्यादा अंक दिलाता है। ये तो एकदम क्रिकेट के टेस्ट मैच जैसा हो गया, जहां ये भी जानना जरूरी है कि कौन सी गेंद खेलनी है और कौन सी छोड़नी है। बिल्कुल वही। अब अगर हम अंकों के बंटवारे को देखें तो ये कहानी और दिलचस्प हो जाती है। परीक्षा को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ। पहला हिस्सा है सामान्य अध्ययन का, जिसमें कई विषय हैं। दूसरा हिस्सा 15 अंकों का, वो पूरी तरह कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी पर है। 15 अंक, ये बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और तीसरा जो सबसे बड़ा हिस्सा है 20 अंकों का, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी पर केंद्रित है। अंकों का ये बंटवारा ही अपने आप में सबसे बड़ा संकेत है। सोचिए, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे इतने बड़े विषय के लिए 5 अंक हैं और अकेले उत्तर प्रदेश की जानकारी के लिए 20 अंक। 20 अंक। ये साफ बताता है कि भर्ती करने वाली संस्था एक ऐसा उम्मीदवार चाहती है जिसकी जड़ें प्रदेश में हो, जिसे सिर्फ देश की नहीं बल्कि अपने राज्य की संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इन सब की गहरी समझ हो। सही बात है। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा कंप्यूटर को दिया गया है। ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है। हाँ, ये साफ है कि प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। पहले अपना राज्य जानो, फिर आधुनिक तकनीक को समझो। चलिए अब इन हिस्सों के अंदर और गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। भाग 1 में इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था जैसे पारंपरिक विषय हैं। ये तो ज्यादातर सरकारी परीक्षाओं में होते ही हैं। होते हैं, लेकिन यहाँ भी उनकी दिशा तय कर दी गई है। जैसे भारतीय राज व्यवस्था और संविधान वाले हिस्से को देखिए। अच्छा। उसमें बाकी चीजों के साथ साथ पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन पर खास जोर है। अब कोई पूछ सकता है कि ऐसा क्यों? हाँ, क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लेखपाल जमीनी स्तर पर काम करता है। उसका रोज का वास्ता ग्राम पंचायत, प्रधान, इन सब से पड़ता है। उसे पता होना चाहिए कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। मतलब उसे सिर्फ ये नहीं जानना कि अनुच्छेद 40 में पंचायतों के बारे में क्या लिखा है। नहीं, बल्कि ये भी समझना है कि गांव की चौपाल पर फैसले कैसे होते हैं। बिल्कुल। उसे संवैधानिक सिद्धांतों से ज्यादा जमीनी हकीकत की समझ होनी चाहिए। इसी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था वाले हिस्से में नीति आयोग और SDGs यानी सतत विकास लक्ष्यों का जिक्र है। हाँ, मैंने भी देखा। अब एक लेखपाल का सीधे तौर पर नीति आयोग से क्या लेना देना? लेना देना है क्या है कि सरकार की जो भी बड़ी योजनाएं बनती हैं, चाहे वो किसानों के लिए हो या ग्रामीण विकास के लिए, उन्हें जमीन पर उतारने वाली मशीनरी का पहला पुर्जा लेखपाल ही होता है। उसे पता होना चाहिए कि देश की आर्थिक दिशा क्या है और उसकी छोटी सी भूमिका उस बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होती है। अच्छा, और अब उस विषय पर आते हैं जो सीधे सीधे इस पद के नाम से ही जुड़ा है, ग्राम में समाज एवं विकास। हाँ। हालांकि इसके लिए सिर्फ 5 अंक है, पर ये इस सिलेबस की आत्मा जैसा लगता है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, आत्मा।
ये इस परीक्षा का सार है। लेखपाल ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ है। ये विषय उम्मीदवार के किताबी ज्ञान की नहीं, बल्कि उसकी व्यवहारिक समझ की परीक्षा लेता है। क्या उसे पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी का वेरिफिकेशन कैसे होता है? सही बात। क्या वो भूमि सुधार के तहत चकबंदी और हदबंदी का फर्क समझता है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब किताबों से ज्यादा गांव की समझ रखने वाला उम्मीदवार दे पाएगा। बिल्कुल सही कहा। इसी पहले भाग में एक और विषय है जो मुझे थोड़ा चौंकाता है और उसका वजन भी काफी ज्यादा है, 10 अंक। कौन सा? ये है पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन। सच कहूं तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। एक राजस्व कर्मचारी का काम तो नंबरों और कागजों का होता है ना? पर्यावरण और आपदा से उसका क्या लेना देना? पहली नजर में ये सवाल बिल्कुल जायज लगता है, लेकिन जरा सोचिए, लेखपाल का पूरा काम किस चीज के इर्द गिर्द घूमता है? जमीन के। बिल्कुल। और जमीन पर्यावरण का ही तो एक हिस्सा है। जमीन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? क्या कहीं अवैध खनन तो नहीं हो रहा? क्या किसी फैक्ट्री का कचरा खेती की जमीन को बर्बाद कर रहा है? इन सब पर नजर रखने वाला पहला सरकारी व्यक्ति लेखपाल ही होता है। अच्छा, तो ये एक तरह से जमीन का कस्टोडियन है, एक निगरानी वाली भूमिका भी है। बिल्कुल। और आपदा प्रबंधन, वो तो और भी सीधी और महत्वपूर्ण भूमिका है। वो कैसे? कल्पना कीजिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ गई है। इससे पहले कि एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीमें वहां पहुंचकर बचाव कार्य शुरू करें, सबसे पहला काम क्या होता है? नुकसान का आकलन करना। हाँ, कि कितना नुकसान हुआ, कौन से गांव डूबे हैं, कितने हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई, कितने परिवारों को तत्काल मदद की जरूरत है। ये पहली रिपोर्ट कौन तैयार करता है? लेखपाल। वो अपनी जान जोखिम में डालकर नाव से या पैदल चलकर ये शुरुआती जानकारी इकट्ठा करता है, जो पूरे राहत और बचाव अभियान का आधार बनती है। अच्छा, इसीलिए सिलेबस में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का जिक्र है। बिल्कुल। वो चाहते हैं कि उम्मीदवार को पता हो कि आपदा के समय उसकी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी क्या है। ये पद सिर्फ जमीन नापने का नहीं है, बल्कि आपदा के समय समाज की पहली ढाल बनने का भी है। ये वाकई एक नया नजरिया है। तो एक तरफ तो प्रशासन की पारंपरिक समझ जरूरी है, लेकिन लगता है कि भविष्य का लेखपाल सिर्फ जमीन ही नहीं, डेटा भी नापेगा। हाँ, बिल्कुल। और इसी से हम दूसरे हिस्से पर आते हैं, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी। 15 अंक, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा। और ये हिस्सा सबसे ज्यादा भविष्य की तस्वीर दिखाता है। अब सिलेबस देखिए, इसमें सिर्फ कंप्यूटर का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस जैसी बुनियादी चीजें नहीं है। नहीं, वही तो मैं देख रहा हूँ। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, इन सब का जिक्र है। हाँ। ईमानदारी से कहूं तो ये किसी लेखपाल के सिलेबस से ज्यादा एक आईटी इंजीनियर के सिलेबस जैसा लगता है। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब ये सिर्फ सिलेबस को मॉडर्न दिखाने के लिए डाले गए भारी भरकम शब्द हैं, या इनका कोई असली इस्तेमाल भी होगा? देखिए, ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब है कि हाँ, इनका असली इस्तेमाल होगा और बहुत जल्द होगा। अच्छा। ये उम्मीद नहीं की जा रही कि लेखपाल बैठकर एआई के लिए कोडिंग करेगा। नहीं, उम्मीद ये है कि वो इन तकनीकों पर आधारित सिस्टम्स का एक इंटेलिजेंट यूजर बन सके। एक उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। उत्तर प्रदेश में जमीन के सारे रिकॉर्ड अब डिजिटाइज हो रहे हैं। ये अपने आप में बिग डेटा है। ठीक है। अब मान लीजिए सरकार को ये जानना है कि किस इलाके में जमीन की खरीद फरोख्त में अचानक तेजी आई है, कहीं कोई बड़ा घोटाला तो नहीं हो रहा। या सैटेलाइट इमेज के डेटा का विश्लेषण करके ये पता लगाना है कि किस क्षेत्र में फसल का पैटर्न बदल रहा है। ये काम एआई और मशीन लर्निंग पर आधारित सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। लेखपाल को उस सॉफ्टवेयर से मिली रिपोर्ट को समझना होगा और जमीन पर जाकर उसे वेरीफाई करना होगा। मतलब वो तकनीक और जमीनी हकीकत के बीच का पुल बनेगा। बिल्कुल। वाह, मतलब अब खसरा खतौनी कागज पर नहीं बल्कि क्लाउड पर होगी और लेखपाल उसे अपने टैबलेट पर एक्सेस करेगा। ये तो पारंपरिक लेखपाल की छवि से बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल, ये जमीन आसमान का फर्क है और ये सिलेबस उसी फर्क को भरने की कोशिश कर रहा है। ये एक भविष्य उन्मुखी पाठ्यक्रम है जो आज के नहीं बल्कि 2025 और उसके बाद के लेखपाल को तैयार कर रहा है। तो हमने ज्ञान की बात कर ली, तकनीक की भी बात कर ली, लेकिन इस पाठ्यक्रम में सिर्फ जानकारी ही नहीं बल्कि कुछ खास कौशलों की भी परख हो रही है। हाँ। जैसे भाग 1 में ही सामान्य हिंदी के लिए 10 अंक और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए भी 10 अंक रखे गए हैं। और ये दोनों ही विशुद्ध व्यावहारिक कौशल हैं। हिंदी के सिलेबस को देखिए,
उसमें सिर्फ संधि, समास, अलंकार या साहित्य का इतिहास नहीं है। नहीं, उसमें एक बहुत ही विशिष्ट हिस्सा है। बिल्कुल। सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र। यानी कि चिट्ठी पत्री लिखना, ये इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ चिट्ठी लिखना नहीं है, ये आधिकारिक संवाद की कला है। एक सरकारी कर्मचारी के लिए ये सांस लेने जैसा जरूरी है। एक गलत शब्द या एक गलत वाक्य रचना वाला सरकारी पत्र कानूनी मुसीबत खड़ी कर सकता है। अच्छा। आप एक किसान को उसकी जमीन के अधिग्रहण की सूचना एक अनौपचारिक भाषा में नहीं दे सकते। आप अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट भेजते समय वो भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते जो आप अपने दोस्त को मैसेज करते हुए करते हैं। सही बात है। ये कौशल इस बात की परीक्षा है कि उम्मीदवार आधिकारिक भाषा की गरिमा और सटीकता को समझता है या नहीं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर क्या असल में इतना फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। एक सही तरीके से लिखा गया परिपत्र या सर्कुलर हजारों कर्मचारियों तक एक ही बार में सही निर्देश पहुंचा सकता है, और एक अस्पष्ट अधिसूचना या नोटिफिकेशन पूरे जिले में भ्रम पैदा कर सकती है। तो ये भाषा के व्यावहारिक उपयोग की सबसे बड़ी परीक्षा है। और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 10 अंक किस लिए? अगर हिंदी संवाद का कौशल है तो डेटा इंटरप्रिटेशन विश्लेषण का कौशल है। विश्लेषण का? हाँ। एक लेखपाल को आंकड़ों के समंदर में गोते लगाने पड़ते हैं। सोचिए, उसे अपने हलका यानी कार्यक्षेत्र की जमीनों का रिकॉर्ड रखना है। किस खेत का कितना रकबा है, उसमें कौन सी फसल बोई गई है, पैदावार कितनी हुई, सरकारी योजना के कितने लाभार्थी हैं। बिल्कुल, कितने लोगों ने मुआवजे के लिए आवेदन किया है। ये सब आंकड़े ही तो हैं। तो ये सिर्फ गणित नहीं है, ये उन आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझने की कला है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ जोड़ घटाना नहीं है। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब है आपको एक पाई चार्ट या एक बार ग्राफ दिया जाएगा और आपको उससे निष्कर्ष निकालना होगा। अच्छा। क्या आप उस ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि पिछले 5 सालों में आपके क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन बढ़ा है या घटा है? क्या आप एक टेबल देखकर ये विश्लेषण कर सकते हैं कि किन गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी सबसे कम है और क्यों? समझ गया। ये तार्किक और विश्लेषणात्मक कौशल की सीधी जांच है, जो किसी भी अच्छे प्रशासक के लिए बेहद जरूरी है। तो इस पूरी पड़ताल का सार क्या है? इस सिलेबस की एक एक परत को उधेड़ने के बाद ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ विषयों की एक सूची नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे उम्मीदवार का खाका है जो सामान्य ज्ञान में मजबूत हो, अपने राज्य उत्तर प्रदेश को इतनी गहराई से समझता हो कि 20% अंक उसी के लिए रखे गए हैं। हाँ। जो आधुनिक तकनीक के साथ सहज हो और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो, और जिसके पास संवाद और विश्लेषण करने का व्यावहारिक कौशल हो। ये एक सुपर लेखपाल की तलाश जैसा लगता है। इसमें सबसे आकर्षक बात यही है कि कैसे एक सिलेबस हमें एक सरकारी पद के विकास की कहानी सुनाता है। कहानी? हाँ, एक कहानी। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक पारंपरिक भूमि अभिलेखपाल, जिसका काम मोटे तौर पर जमीन नापना और रिकॉर्ड रखना था, वो पद अब एक आधुनिक, तकनीक सक्षम, पर्यावरण के प्रति जागरूक और डेटा चालित जमीनी स्तर के प्रशासनिक अधिकारी के पद में बदल रहा है। वाह। ये सिर्फ भर्ती की परीक्षा का दस्तावेज नहीं, बल्कि बदलते हुए प्रशासन और बदलती हुई जरूरतों का एक आईना है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार। इस दस्तावेज का नाम है लेखपाल नोटिफिकेशन 2025। इसमें AI, बिग डेटा और IoT का जिक्र है, जो आज की उन्नत तकनीकें हैं। लेकिन तकनीक बहुत तेजी से बदलती है। जरा सोचिए, अगले 10 सालों में एक लेखपाल के सामने ऐसी कौन सी नई चुनौतियां या जिम्मेदारियां आ सकती हैं जिनका जिक्र शायद आज इस सिलेबस में सीधे तौर पर नहीं है। बिल्कुल। क्या वो ड्रोन से जमीन का सर्वे करेगा? क्या जमीन के रिकॉर्ड्स को धोखाधड़ी से बचाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल होगा? ये सिलेबस आज के लिए है, लेकिन कल की तैयारी वो तो आज ही से शुरू होती है।